हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एम करीम के पहले चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस को। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ बेसिक बात जो आपको पहले हम बताना चाहेंगे। पहली बात कि आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर में आपको बहुत से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे जिसकी इवन नाम भी आप पहली बार सुनेंगे, स्पेशली अगर आप फ्रेशर है तो। आप जैसे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, टाइम कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स वगैरह बहुत सारे आपको टर्म मिलेंगे या फिजिकल क्वांटिटी जिनका आपको डायमेंशन निकालना है, लेकिन उसके बारे में आप नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम ये सीखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसके बारे में नहीं सीखते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं बस इतना सीखते हैं। तो परेशान नहीं होना है। हर फिजिकल क्वांटिटी जो भी आएंगे क्वेश्चंस में, नए फिजिकल क्वांटिटी पहली बार नाम भी सुनिएगा, वो डिटेल से आपको पढ़ना है, वो आपको हम बताते भी चलेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पर वो पढ़ना है उसके बारे में। तो परेशान नहीं होना है। वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट कि यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है बाकी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने में, तो वो अभी आपको एज ए ब्रीफ हम थोड़ा सा बताएंगे। रीज़न क्या है, पहली बात कि एक तो वो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, डायरेक्ट वो यूज किया जाएगा, ठीक है। तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि उसका डायमेंशन भाई कैसे आया है इतना। सेकेंड थिंग, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे एक छोटा सा टिप्स वगैरह कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। तो एज ए क्विक रिविजन देखते हैं कि आपको सपोज कीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दिया जाए। देखिए दो तरीका है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए, दो तरीका है। पहला तो आप याद कीजिए उसका यूनिट, अगर आपको उसका यूनिट पता है तो आप डायमेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल जैसे आपको बताते हैं। मान लिया आपको वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी हम लिख रहे हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन भाई तो कुछ नहीं है, डायमेंशन लिखना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं, तो सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि यू आर गोइंग टू राइट डाउन इट्स डायमेंशन, आप इसका डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा भाई, तो वेलोसिटी का याद कीजिए यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर क्या होता है, लेंथ होता है। सेकेंड क्या होता है, टाइम होता है। मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा मीटर का लेंथ तो एल हो गया, टाइम का टी, सेकेंड टी है, -1 मीटर पर सेकेंड। अब इसका यूनिट याद है तो डायमेंशन बहुत तेजी से लिखती है। उसी तरह देखिए दूसरा एग्जांपल, मान लिया एक्सेलरेशन का डायमेंशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन से कोई गाड़ी चल रही है, तो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर क्या होता है, लेंथ का यूनिट है तो एल हो गया। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड टाइम का, तो टी पर सेकेंड स्क्वायर मतलब -2, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी के मीटर की जगह लेंथ, टाइम की जगह टी, आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया जिसकी सहायता से आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन सब जगह ये तरीका काम नहीं करेगा। एक दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी, और ये ज़्यादा जनरल तरीका है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन अगर लिखना है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला याद कीजिए। उससे रिलेटेड हो सकता है 2-4-5 फार्मूला होता हो, आपको जो भी फार्मूला याद आता है आप उस फार्मूला की सहायता से उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको 2-3 फार्मूला याद आ रहा है तो उसमें आप देख लीजिए कि भाई और बाकी उस फार्मूला में जो जो टर्म्स आएगा किसका डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप फिर डिसाइड कीजिएगा कि भाई हम इस फार्मूला का यूज करके डायमेंशन निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है कि मान लिया आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है, सपोज कीजिए फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो मास का तो डायमेंशन एम हो जाता है, एम इंटू ए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी -2, तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया, एम एल टी -2। क्लियर बात है। चलिए अब सपोज कीजिए एक और लास्ट देख रहे हैं एग्जांपल कि, और ये सब फ्रिक्वेंटली यूज भी होगा आज के क्वेश्चन में, समझिएगा। एक और डायमेंशन, मान लिया एनर्जी का डायमेंशन आपको कहा जाए। अब एनर्जी का आप कोई भी फॉर्मूला याद कीजिए। अब मान लिया सपोज कीजिए आप एनर्जी का, मान लिया काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ये एनर्जी का डायमेंशन लिख रहे हैं। एनर्जी का क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या, ½ mv²। तो देखिए कोई भी नंबर है तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। प्योर नंबर है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन कितना हो गया, m हो गया, ठीक है ना। और एम भी स्क्वायर, भी क्या है, वेलोसिटी है, तो देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT -1, तो LT -1, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया ML2T -2, ठीक है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि एनर्जी का डायमेंशन, तो आप काइनेटिक एनर्जी वाला ही फॉर्मूला याद कीजिए। एनर्जी का आप मान लिया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा mgh, मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इंटू हाइट, mgh, ये फॉर्मूला 10 से ही पता है। तो m का मास का डायमेंशन क्या हो गया, m हो गया। g क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। आप किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो, ठीक है ना, सबका डायमेंशन देखिए LT -2 होगा।
एल टी माइनस टू। एच क्या होता है? हाइट होता है, हाइट मतलब लेंथ होता है, तो इसमें एल से मल्टीप्लाई करती है, तो ये अगेन आ गया एम एल, एल का पावर ऐड हो गया 1 + 1 एम एल टू, टी का पावर -2 ही रह गया, सेम आ गया, सेम आना भी चाहिए था, ठीक है। किसी भी तरह का एनर्जी होता है डायमेंशन क्या होगा? एम एल टू टी -2। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को। बहुत आसानी से हम लोग सबको सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है। अब परेशानी नहीं है, प्लांक्स कांस्टेंट जो है या तो आपको ये क्लास 11th में भी मिलेगा जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर आपको क्लास 12th में आप मॉडर्न फिजिक्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। तो प्लांक्स कांस्टेंट अभी इतना जानना है कि भाई प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है, प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है, प्लांक्स कांस्टेंट को ठीक है, नॉर्मली हम लोग H से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब प्लांक्स कांस्टेंट निकालने के लिए देखिए, एक तो रिलेशन ये है वी है, एक तो रिलेशन क्या है E = H न्यू, ठीक है, जहाँ पे E एनर्जी होता है, H प्लांक्स कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी होता है, समझिएगा। इसीलिए H = अब क्या लिख सकते हैं E/न्यू, ठीक है। तो मतलब H का डायमेंशन अगर निकालना है तो E एनर्जी का डायमेंशन निकालिए डिवाइडेड बाय न्यू फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन से उसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml2T-2। अब ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। न्यू फ्रिक्वेंसी होता है तो ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्वेंसी जो होता है, फ्रिक्वेंसी ये क्या होता है, टाइम का इन्वर्स होता है, 1/t होता है। मतलब फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t लिखिए या T-1 लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया T-1 और यहाँ से देखिए ml2 तो रह ही जाएगा, इसका पावर तो सेम रह जाएगा, T का पावर -1 ऊपर गया तो +1, -2 पहले से -2 + 1 मतलब T-1 इज योर आंसर, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉर्मूला यूज कीजिए, आप देखिए दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं सेकेंड मेथड, ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड। अब देखिए आपको H का प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो एक और भी रिलेशन होता है P = H/λ, ठीक है। अब परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा है कि भाई अचानक ये रिलेशन सब कहाँ से आ जा रहा है। पहले तो आप मान के चलिए कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है यूनिट डायमेंशन तो बहुत बार आपको रिलेशन भी दे दिया जाएगा कि भाई अगर प्लांक्स कांस्टेंट इस तरह से रिलेटेड है, पी आपका लीनियर मोमेंटम होता है, लेमडा वेवलेंथ होता है, तो एच का डायमेंशन निकालिए। तो आपको प्रोसेस बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H = P लेमडा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन अगर निकालना है तो लीनियर मोमेंटम P का डायमेंशन और लेमडा वेवलेंथ का डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब P का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P = मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये शायद आप लोग 10th वगैरह में ही पढ़े होंगे लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन मास, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। क्लियर है। तो देखिए लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया MLT-1 इंटू लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, लेंथ, मतलब इसका डायमेंशन क्या रहेगा, L रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए इसका डायमेंशन क्या आ गया, L का पावर 1 + 1 ऐड हो गया तो 2 हो गया, ml2T-1। तो जैसे भी निकालिए यू विल गेट द सेम डायमेंशन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशन हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, इम्पल्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स का डायमेंशन अगर आपको लिखना है, इम्पल्स का डायमेंशन अगर आपको लिखना है तो आप क्या कीजिए, फोर्स का डायमेंशन लिखिए इंटू टाइम का डायमेंशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, ठीक है। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन MLT-2। अब ये सब डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, MLT-2, ठीक है। और टाइम का डायमेंशन T, तो ये T का पावर 1 - 2 -1 हो जाएगा, मतलब दिस इज MLT-1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको नॉर्मली हम लोग K से डिनोट करते हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग, बहुत डिटेल से आप इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, R/N, जहाँ पे R क्या होता है, ये होता है गैस कांस्टेंट। याद कीजिए PV = nRT, ये रिलेशन,
ठीक है ना, गैसियस लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है, आर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कहिए, एन क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, तो अब इस रिलेशन के बारे में आप वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आप मान के चलिए रिलेशन आपको पता है, अब आपको निकालना है के का डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ से भाई बहुत ही क्लियर है कि अगर आप के का डायमेंशन निकालना है तो ये आर का डायमेंशन लिखिए और डिवाइडेड बाय एन जो एवोगाड्रो नंबर है उसका डायमेंशन लिखिए। ध्यान देखिएगा, तो एन चूंकि प्योर नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब सिंपल, आप अगर के का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आर का डायमेंशन के ये बराबर होगा। ठीक है, अब आर का डायमेंशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, आर इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं पी वी बाई एन टी। समझते जाइएगा, पी वी बाई एन टी। पी क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, पी है आपका प्रेशर है, प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा भाई, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये रिलेशन पता है हम लोगों को, फोर्स का डायमेंशन हम लोगों को पता है। देखिए कैसे करते जा रहा है, फोर्स का डायमेंशन पता है mlt-2। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशन पूछेगा तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, याद कीजिए मेंसुरेशन में आप लोगों ने लिखा होगा, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर का डायमेंशन एल का पावर 2 ऊपर जाएगा तो 1 पहले से 1 - 2 -1 हो जाएगा, मतलब ml -1 t-2। ये प्रेशर का डायमेंशन। अब देखते जाइए, लिख रहे हैं प्रेशर का डायमेंशन हो गया ml -1 t-2। ठीक है, इनटू ये v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, LQ। ठीक है, n क्या होता है, मोल होता है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का डायमेंशन MOL होता है, MOL। ठीक है, और ये टी क्या है, आपका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन इनफैक्ट के होता है, केल्विन से भी डिनोट करते हैं, लेकिन इसको फिलहाल अभी हम ऐसा करते हैं, ये इसको अच्छा ठीक है के से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर का डायमेंशन आपका क्या हो गया, केल्विन हो गया। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर का डायमेंशन एम का तो और कुछ नहीं है, एल का पावर 3 - 1 तो 2 हो गया। ये आपका टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन हो गया टी -2 और मोल का -1, के का -1। तो इसीलिए के का जो आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या हो गया, ml2 t-2 पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये तो सेम है, आपका सेम रहेगा भाई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान दीजिएगा, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये क्या है, अगेन आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, क्लास 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो वहाँ पे आपको बस ये रिलेशन एक मिलेगा, F = 6 पाई ईटा आर भी। अब वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, ठीक है, जहाँ पे ये एक रिलेशन होता है, एफ क्या होता है, फोर्स होता है, 6 और पाई तो आप समझ रहे हैं, ईटा यही होता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस होता है, वी वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से देखिए, इसीलिए कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एफ ईटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F/6 पाई आर वी लिख सकते हैं। अब समझिएगा, ईटा का डायमेंशन हमको लिखना है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, तो ये क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दीजिएगा 6 और पाई ये सब डायमेंशन लेस है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो सीधे आर रेडियस का डायमेंशन लिखिए और ये वी वेलोसिटी का डायमेंशन लिखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो mlt-2 और आर रेडियस है, रेडियस है मतलब लेंथ है, रेडियस है मतलब लेंथ है, इसका डायमेंशन एल हो गया। वी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1। अब ध्यान दीजिएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एल ये 1 ऊपर गया तो -1 हो गया, मतलब फाइनली ml-1 और t -1 ऊपर गया तो +1, तो t-1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कह रहा है राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग क्या चीज़ है, जी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ कर आए हैं आप लोग, ठीक है। और अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी का डायमेंशन निकालना है, तो इसके लिए जनरल प्रोसीजर क्या है कि आपको कोई एक रिलेशन याद करना होगा, कोई फॉर्मूला याद करना होगा जहाँ पर जी आता हो, तो F = G × m1 m2 / r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। 2 m1 m2 r डिस्टेंस पे है तो इतना फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है, चलिए तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हम लोग याद कर लिए। देखिए ऐसे सोचते हैं, ये रिलेशन अब जिसमें जी आ गया तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जी = लिख देंगे Fr² / m1 m2।
क्लियर है। अब एफ का जी का डायमेंशन मतलब कि आप क्या कीजिए, एफ का डायमेंशन लिखिए। एफ का डायमेंशन क्या हो गया, MLT-2। आर स्क्वायर क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, मतलब इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, मास है तो मास है भाई, किसी भी तरह का मास हो एम ही डायमेंशन रहेगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये एम स्क्वायर नीचे में है, एम एक ऊपर में है, तो 1 और -2 -1 हो गया। एल का पावर यहाँ 1, एल का पावर यहाँ 2, तो 3 हो गया, ऐड हो गया, और t का पावर -2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ L एंड R रिप्रेजेंट्स इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ L बाई R। ठीक है, तो अगेन अब इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, या इस रिलेशन वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये L बाई R जो होता है, ये इनफैक्ट ये टाइम कांस्टेंट उसको कहते हैं, ये होता है टाइम कांस्टेंट। मतलब आप समझिए, यहाँ पे रफली समझिए, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है सर्टेन एक स्पेशल कंडीशन में, एक पार्टिकुलर टाइम को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब एल बाई आर एक्चुअल में क्या हो गया, ये टाइम हो गया। तो एल बाई आर का डायमेंशन आपको निकालना है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी के बराबर, सिंपल टाइम के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको टी इतना ही रहने दीजिए, या एम एल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एम का पावर 0 है, एल का पावर 0 है, टी का पावर 1 है, तो ऐसे भी छोड़ दीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ R and C represents resistance and capacity respectively then give the dimension of RC। ओके, तो अगेन वहाँ पर आप पढ़ेंगे, ये भाई जो कोई RC सर्किट होता है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, एक आपका कैपेसिटर होता है, तो उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब वहाँ पे आप डिटेल पढ़ेंगे कि RC जो होता है ये भी एक पार्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टाइम होता है। इसलिए कहने का मतलब कि आरसी का डायमेंशन क्या होगा, आरसी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम के बराबर होगा। अब इसको ऐसे छोड़ दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एल एंड सी रिप्रेजेंट्स द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटी देन राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एल सी। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को अब इसमें क्या लिखना है, LC का डायमेंशन लिखना है। तो अभी जस्ट ध्यान दीजिए, इस LC को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, LC को L बाई R इंटू RC लिख सकते हैं। ये R कट जाएगा तो फिर LC ही बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको L बाई R का कहने का मतलब ये होगा कि L बाई R का डायमेंशन और RC का डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए, अलग अलग कर दिए। तो L बाई R का डायमेंशन अभी जस्ट ना देखें, ये क्या होता है, टाइम होता है, तो ये T होता है, RC भी टाइम होता है, T होता है, तो ये हो गया T स्क्वायर। तो ऐसे भी कर दीजिए, या ML0 T स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, if a current I is flowing through an inductance L then find the dimension of Li square। तो ध्यान दीजिए, अब वहाँ पे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अगेन वहाँ पे कि भाई किसी इंडक्टर से जिसका इंडक्टेंस L है, अगर उससे I करंट फ्लो करता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ Li स्क्वायर। इतना ही एनर्जी स्टोर होता है, वो इतना एनर्जी स्टोर करके रखता है। यहाँ पे कहने का मतलब है, इन चीज़ों के बारे में तो आप डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे, उतना परेशान नहीं होना है, उतना ज़रूरत नहीं समझने का। इतना समझिए कि भाई हाफ Li स्क्वायर जो है वो एनर्जी को शो करता है, वो क्या होता है, एनर्जी को शो करता है। ठीक है, तो हाफ Li स्क्वायर जब एनर्जी को शो करता है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन ML2T-2। तो जब हाफ L आई स्क्वायर का ये डायमेंशन है तो Li स्क्वायर का भी तो यही डायमेंशन ना होगा, क्योंकि हाफ द नंबर हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा। मतलब L स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या होगा, ML2 T-2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, इफ C रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर एंड V रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ CV स्क्वायर। अगेन अब क्या है कि आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि भाई कोई कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, अगर उसके क्रॉस वोल्टेज V है तो वो हाफ CV स्क्वायर इतना एनर्जी स्टोर करता है। कहने का मतलब है कि हाफ CV स्क्वायर ये क्या है, ये एनर्जी को शो कर रहा है। अब आप वहाँ पे पढ़े हुए आप जान रहे हैं, नहीं भी पढ़े तो यहाँ पे आपको ये नहीं जानना, आपको सीधे बता दिया जाएगा कि भाई हाफ CV स्क्वायर ये एनर्जी को शो करता है।
अब आप बताइए कि भाई CV स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे आपको इतना सीखना है। तो भाई हाफ CV स्क्वायर जो डायमेंशन, एक बात तो पक्का है, हाफ CV स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन CV स्क्वायर का होगा, CV स्क्वायर का होगा, क्योंकि हाफ तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब हाफ CV स्क्वायर का क्या डायमेंशन होगा, एनर्जी के बराबर होगा, मतलब CV स्क्वायर का भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर, जो कि कितना होता है mL2T-2। यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टूडेंट, कैन यूनिट ऑफ एनर्जी बी रिटन एज वाट इनटू डे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्या कैन यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जो है वाट इनटू डे लिख सकते हैं, वाट इनटू डे। देखिए अब वाट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है, वाट तो आपका हो गया पावर का यूनिट, और डे क्या होता है, टाइम का यूनिट है। अब देखिए मान लिया पावर इक्वल्स टू एक्चुअली क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपका पहले से है, ये टाइम और टाइम कैंसिल हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि हाँ ये एनर्जी का यूनिट हम वाट इंटू डे लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन, सरफेस टेंशन को हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट S से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब कि फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ L, क्लियर है। तो आप सरफेस टेंशन का डायमेंशन नहीं निकल जाएगा, फोर्स का डायमेंशन लिखिए डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, MLT-2 डिवाइडेड बाय L, तो ये हो गया MT-2 इज एन आंसर। या आप इसको ML0 L का पावर 0 T का पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है स्टूडेंट, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है, तो भाई कोई ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आता है। तो याद कीजिए क्लास 10 से पढ़े होंगे कुलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई अगर दो चार्ज Q1 Q2 है तो एक दूसरे पर इतना वैल्यू का फोर्स लगाता है, F=1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। याद आ रहा है। तो भाई इस फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट आया, तो इतना आपको सोचना होगा। तो अब यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πf(r²), क्लियर है। इसलिए कहने का मतलब है कि अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर लिखना है तो याद आपको क्या करना होगा, Q1 जो चार्ज है उसका डायमेंशन, Q2 जो चार्ज है उसका डायमेंशन। अब ध्यान दीजिए 4 और पाई ये सब नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन आप लिखिए, और ये R² जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका डायमेंशन लिखिए। तो भाई बहुत ही क्लियर है यहाँ से। Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT, करेंट इंटू टाइम, ये भी पढ़े होंगे या आप ऐसे याद किए होंगे। करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम Q/T, तो यहाँ से Q इक्वल टू IT हो गया, जैसे भी याद कीजिए। तो Q इक्वल टू IT मतलब Q का डायमेंशन, इसलिए Q का डायमेंशन देखिए, Q का डायमेंशन क्या होगा, I जो है करंट इसका डायमेंशन लिखे और टाइम का डायमेंशन लिखे। अब I का डायमेंशन देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत से बुक है जो I का डायमेंशन जो है वो A लिखते हैं एम्पियर के नाम पे, इसका यूनिट के नाम पे, टी का तो टी रहेगा। कहीं कहीं जैसे आपको SC वर्मा में आई का डायमेंशन वो आई ही लिख रहे हैं, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फाइनली चार्ज का डायमेंशन कितना हो गया, एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। तो Q1 का डायमेंशन कितना हो गया, Q1 का डायमेंशन 80, ठीक है। उसी तरह Q2 इसका भी डायमेंशन 80, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी चार्ज, तो अगर किसी भी चार्ज का डायमेंशन क्या होगा 80 ही होगा। लेंथ है, किसी भी तरह का लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी है तो उसका डायमेंशन L होगा, लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, MLT-2 R², डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, क्लियर है। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से ये m का पावर ये ऊपर गया तो m का पावर एक ही है तो -1 हो गया। अच्छा L का नीचे में 2 + 1 3 है, ऊपर में गया -3। अच्छा T का T -2 पहले से है, ये ऊपर में गया तो 2 गया, 1 1 2 पहले से है तो T का पावर 4 हो गया, क्लियर है। और A इंटू A² हो गया, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपका क्या हो गया, M-1 L-3 T4 A², क्लियर है। चलिए इसको मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस R। अब R का डायमेंशन लिखना है, रेजिस्टेंस R का कैसे सोचेंगे मैं, जैसे ही रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको कहा गया तो अब आप कोई रिलेशन याद कीजिए, तो सबसे जो बेसिक रिलेशन है वो आपको याद आएगा ओम्स लॉ, V = IR।
वहीं से इनफैक्ट इंट्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है। कहने का मतलब ये इतना सोच लिए, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन के लिए आपको V आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और ये I क्या हो गया, करंट। ये डायमेंशन आपको चाहिए। मतलब अब आपको वोल्टेज का डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन के लिए वोल्टेज का डायमेंशन, I जो करंट है इसका, तो ये चूंकि वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो करंट का तो सीधे डायमेंशन हम A लिख देंगे, एम्पियर, कैपिटल है, ठीक है। चलिए, आपको ये वोल्टेज का डायमेंशन लिखना है। तो वोल्टेज का डायमेंशन के लिए ध्यान दीजिए, वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q। ये रिलेशन भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, आपको मिलेगा आगे। तो ये यहाँ से, तो इसीलिए आप देखिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का होता है डायमेंशन mL/T-2, और इसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब L से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो mL/T-2 एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन हो गया mL/T-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, चार्ज का डायमेंशन देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं AT, ये AT हो गया। तो यहाँ से वोल्टेज का डायमेंशन क्या निकल गया, mL/T का पावर ये 1 ऊपर का -1, तो -3 और A-1। क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ से ये वोल्टेज का डायमेंशन हम लोग लिख दिए mL/T-3A-1, करेंट का डायमेंशन तो एम्पियर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का डायमेंशन mL/T-3, ये A का पावर 1 ऊपर गया तो -1, मतलब A का पावर -2 इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 ε0। तो भाई अब देखिए अगेन, अब इसके बारे में आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ये इनफैक्ट क्या को शो करता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को शो करता है, C, ठीक है ना, जिसका वैल्यू भी आपको याद होगा पहले से, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। तो कितना था, C = 1/√μ0 × ε0, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी तो डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पे। बस इतना जानना है फिलहाल कि अच्छा ये जो है ये वेलोसिटी को शो करता है, वेलोसिटी को शो करता है। इसका मतलब है कि आप इसका डायमेंशन कहिए या वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, सेम होगा, जो कि कितना होता है, L/T-1 होता है।